Let's start the session 3.3.2 fractional distillation. इसके पहले हम लोगों ने simple distillation देखा है. To remind it, let's see this diagram. So distillation को वापस से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि fractional crystallization की प्रोसेस के बाद हमने देखा था distillation में volatile liquid नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज से सेपरेट करने के लिए या तो ऐसे लिक्विड जिसके बीच में ऐसे दो लिक्विड जिनके बीच में सफिशिएंट बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसको पहले इवेपरेट कर लो और इवेपरेट करके उसे सेपरेट करो. सिंपल डिस्टिलेशन वाज द प्रोसेस जहां हम नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज को मेनली वोलाटाइल लिक्विड से सेपरेट करते हैं. अब if you do have two different liquid with very little difference in boiling point, what will you do? At that time fractional distillation came into scope. If in mixture there is a difference in boiling point of two liquids which is not very large, not appreciable, तो ऐसे लिक्विड को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है. For example, let's see here, एसीटोन मिथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल, इन दोनों के बीच का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस देखिए काफ़ी कम है. एसीटोन और बेंजीन, एसीटोन का 329 केल्विन और बेंजीन का 353 केल्विन. तो देयर इज वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस लिक्विड. सो what fractional distillation is and how it works. Let's take example of acetone और methyl alcohol. ये है आपका लिक्विड A, ये है लिक्विड B. इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लो है, मतलब ये इवेपरेट फास्ट होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू A हाई है. सो इसके जितने मॉलिक्यूल इवेपरेट होंगे उसके कंपैरिजन में बी के मॉलिक्यूल कम इवेपरेट होंगे, राइट. सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस में वी डू ऑयल बाथ. ऑयल बाथ से क्या होगा? ऑयल बाथ से डायरेक्ट आग नहीं लगेगी यहाँ पे, और डायरेक्ट आग अगर नहीं लगती है तो जो इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्रेकडाउन या बाकी इश्यूज होते हैं वो नहीं होगा. तो जो ये ऑयल बाथ है, इस ऑयल बाथ के अंदर सबसे पहले बर्नर पे आपने जो इंस्ट्रूमेंट की असेंबली है, इस इंस्ट्रूमेंट की असेंबली को एक लिक्विड के अंदर इमर्स करके रखा है. तो डायरेक्ट यहाँ फ्लेम न जाते हुए फ्लेम की वजह से ये लिक्विड हीट होगा, और ये हीट हुआ जो लिक्विड है ये इवनली सभी साइड से टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा. नॉट टेम्परेचर बट बेसिकली हीट प्रोवाइड करने का काम हो रहा है. ये हीट जैसे ही मिल गई, इसमें जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है वो पहले इवेपरेट होगा, लेकिन धीरे धीरे हीट लेने की वजह से बी के भी कुछ मॉलिक्यूल इसके साथ जा रहे हैं. अब ये है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम विद पैकिंग. ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम विद पैकिंग के अंदर यहाँ फ्रिक्शन तैयार होगा, जिसमें से ए के मॉलिक्यूल जो कि ज़्यादा इवेपरेट होने वाले हैं वो ज़्यादा मात्रा में ऊपर ऊपर जाएंगे, और बी जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा, एक तो इसके कम मॉलिक्यूल है और इसका इवेपरेशन भी लो स्पीड से होता है, इसीलिए इस फ्रिक्शन की वजह से इसकी स्पीड रिड्यूस होकर ये कंडेंस होके लिक्विड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है अगेन. अब ये लिक्विड वाले मॉलिक्यूल बी के जब वापस से नीचे आ रहे हैं, क्योंकि कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट हो गए बी के इवेपरेट हुए मॉलिक्यूल, तो ये जब लिक्विड के मॉलिक्यूल नीचे आ रहे हैं तो हमने कोहेशन फोर्स देखा है, मतलब सेम टाइप के मॉलिक्यूल में. तो ये लिक्विड मॉलिक्यूल इनके ही इवेपरेट हुए जो मॉलिक्यूल है बी के, इसको साथ में लेके नीचे आने की कोशिश करते हैं. धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो मैक्सिमम बी मॉलिक्यूल्स जो लेस इवेपरेट हुए हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, वो वापस से लिक्विड बन के उसकी गैसेस को भी वापस ले आते हैं नीचे, और ऊपर जो जा रही है हवा उसमें ए जो मॉलिक्यूल्स है जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है और इवेपरेशन बहुत फास्ट हो रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है. हम थर्मामीटर अप्लाई करके किस टेम्परेचर की रेंज पे ये ऑपरेट हो रहा है ये यहाँ से देख सकते हैं. फिर यहाँ से सैचुरेटेड मतलब ए की क्वांटिटी जिसमें ज़्यादा है,
ऐसी वाली जो वेपर है, ये वाली वेपर सिंक से पानी यहाँ पे जाएगा या एनी कूलेंट जो ठंडा करे, और इस पाइप के अंदर से हवा जाएगी। कंडेंस होने की, कंडेंसर यहाँ पे अप्लाई किया है जहाँ से वाटर इनलेट है। अब वाटर इनलेट रहने की वजह से इस एयर के आजू बाजू में पूरी जो ठंडा पानी रहेगा ये इसको कंडेंस करेगा और फिर बाद में आपको डिस्टिल्ड लिक्विड मिलेगा। So basically this is very simple process, again repeating the thing that if A is the thing which is having low boiling point and B is the thing having high boiling point compared to A, but difference is not very much, at that time फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर देने के बाद जो सबसे पहले लोअर बॉइलिंग पॉइंट है वो इवेपोरेटर के ऊपर जाएगा, धीरे धीरे इसके भी मॉलिक्यूल ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट हाई है और इवेपोरेशन उतना क्वालिटी वाला नहीं है या उस क्वांटिटी में नहीं होगा। इसके वजह से फ्रिक्शनल कॉलम के अंदर जब ये यहाँ घिसेंगे तो बी वाले मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, बाद में फिर ये इसके नीचे आते आते इसकी वेपर्स को भी वापस से बॉल में ले आएंगे और ऊपर जाने वाली गैस ए में ज़्यादा सैचुरेशन देती है, या फिर ए के जो मॉलिक्यूल्स है ये ज़्यादा क्वांटिटी में रहेंगे। दो तरीके से रहेंगे, एक तो सिंपल पैक कॉलम जिसके अंदर फ्रिक्शन के लिए यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को इन्वॉल्व किया गया है, दूसरा जो है ये है बबल प्लेट कॉलम। बबल प्लेट कॉलम का स्ट्रक्चर आपने पेट्रोलियम डिस्टिलेशन इंडस्ट्री में देखा होगा, या जब भी आपने पेट्रोलियम डिस्टिलेशन की जहाँ से क्रूड ऑयल जो ब्लैक कलर का बहुत ही बदबू जिससे निकलती है, ऐसी स्मेल का जो क्रूड ऑयल है जिससे आप पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, नेफ्थलीन ये सारे के सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट अलग अलग करते हो, उस असेंबली के अंदर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स का ये बबल प्लेट कॉलम वाला पार्ट यूज़ किया जाता है। नाउ मेनी टाइम व्हाट हैपन कि नेक्स्ट पॉइंट दैट इज 3.3.3 डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो व्हाई वी वांट टू रिड्यूस प्रेशर, बिकॉज यहाँ से आपने टेम्परेचर तो दिया, लेकिन बहुत बार ये जो इंटरनल केमिकल है ये हीट की वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है, इसका मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा, और अगर मॉलिक्यूल ही टूट गया तो बाहर आने के बाद में आपका वो कोई यूज़ का नहीं है। अब मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन किस वजह से होता है, तो जब उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा या एनर्जी मिलेगी, एनर्जी तो देनी है ताकि इवेपोरेट हो। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो, बहुत एक्सट्रीम हाई लेवल पे है, या तो फिर जो बहुत ही इजीली ब्रेक डाउन होते हैं, ऐसे सब्सटेंस के लिए आप रिड्यूस प्रेशर के अंदर डिस्टिलेशन का यूज करते हो। इस केस में क्या किया जाएगा, तो लिक्विड्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट और दोज विच डिकम्पोज ऑन हीटिंग ये रिड्यूस प्रेशर से हटाए जाएंगे। अब रिड्यूस प्रेशर में क्या किया जाता है, सेम असेंबली रहेगी, सिर्फ यहाँ पे आपको क्या करना है, वैक्यूम ट्यूब लगाना है। तो वैक्यूम ट्यूब से जो एक्सेस गैस है ये वाली यहाँ से निकलते जाएगी, एक्सेस गैस निकलने की वजह से प्रेशर रिड्यूस होगा, और प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होने से बच जाएगा, और सिंपली मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होकर वापस से कंडेंस करके आप अलग कर सकते हो। सो दिस वॉज द प्रोसेस involved in the fractional distillation after simple distillation and distillation under reduced pressure. Let's begin 3.4 solvent extraction. So basically this technique is used for organic substances to separate an organic substance which are mixed with water. तो पानी के अंदर अगर कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिक्स किया है, मतलब उसका एक्वियस सॉल्यूशन बना है, लेकिन आपको ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस अगर अलग करना है तो हमें यूज़ करना पड़ता है एक ऐसा सॉल्वेंट जो अगेन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो पानी में मिक्स ना हो। क्या सीन है चेक कीजिए। लेट्स टेक अ सब्सटेंस ए। ये सब्सटेंस कैसा है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और ये वाटर के साथ मिक्स हुआ है, मतलब आपके पास है इसका एक्वियस सॉल्यूशन। नाउ आपको ये ए अलग करना है, तो व्हाट यू विल डू,
you will take B, a new organic substance, और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस की खूबी ये होनी चाहिए कि ये वाटर सोल्यूबल ना हो, ठीक है, क्योंकि अगर वाटर सोल्यूबल होगा तो इसके अंदर ये भी मिक्स हो जाएगा। अब ये वाटर सोल्यूबल अगर नहीं रहा तो क्या होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वियस लेयर, मतलब पानी के अंदर आपकी ये जो ऑर्गेनिक ए के मॉलिक्यूल है ये वाले सब मिक्स है। अब आपने इस पे बी की एक लेयर डाली। नाउ व्हाट यू विल डू, यहां से नॉब क्लोज कर कर एक्सट्रैक्शन मतलब अलग करने के पहले ऊपर से ये बंद कर दीजिए और इसको शेक कीजिए। शेकिंग की प्रोसेस में क्या होगा, शेकिंग की प्रोसेस में होगा रीअलाइनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ के वाटर के मॉलिक्यूल कुछ ऊपर आएंगे, यहाँ के ए के मॉलिक्यूल कुछ ऊपर आएंगे, और ये जो बी है बी के मॉलिक्यूल नीचे आ जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे ये जो ए और बी है दोनों ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और दोनों कैसे है, मिक्सेबल है, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो ए के कुछ मॉलिक्यूल है अभी ये बी के साथ में मिक्स हो जाएंगे। सो अब यहाँ पे आपको ए और बी के मिक्सचर्स मिल रहे हैं और नीचे आपके पास में बच रहा है सिर्फ वाटर, और वाटर के अंदर ए के मॉलिक्यूल। पहले अगर 100 थे तो 100 में से जैसे 20 मॉलिक्यूल अगर यहाँ लटक गए हैं तो अभी सिर्फ यहाँ पे 80 मॉलिक्यूल्स ही बचे हैं ए के, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ए के मॉलिक्यूल का यहाँ पे कम हो गया, ठीक। और बी तो कैसा है, नॉन सोल्यूबल है, तो बी वाले मॉलिक्यूल यहाँ बिल्कुल नहीं रुकेंगे। तो इस टाइप से अभी क्या करना है, नॉब ओपन करके ये जो लिक्विड है ये वाला निकाल लेना है। अब सेम प्रोसेस बार बार करनी है, मतलब अब वापस से क्या करेंगे, वापस से अभी ए के 80 मॉलिक्यूल्स प्लस वाटर और उसके ऊपर सॉल्वेंट बी का सॉल्यूशन, फिर से शेक करेंगे तो इसमें के और 20 मॉलिक्यूल्स ऊपर लटक गए, अब यहाँ पे 60 मॉलिक्यूल बचे, और इस तरीके से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। वाटर में से अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस अलग करना है उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें और एक प्रक्रिया क्या की जाएगी, अगर जो सोल्यूट है मतलब ये ए ये लेस सॉल्यूबल है इन ऑर्गेनिक फेस, मतलब जैसे ये बी के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर अगर ये मिक्सअप नहीं हो पाता है, जैसे हमने यहाँ 20 मॉलिक्यूल्स ही लिए, तो क्या करना पड़ेगा, इसी टेक्निक को बार बार दोहराना पड़ेगा, इसीलिए इसे कहते हैं कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन। क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन। सो इन द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन बार बार ये जो सॉल्वेंट रहेगा बी ये ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ए के मॉलिक्यूल ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस के जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल है ये बी ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर लेस सॉल्यूबल है, इसीलिए। तो रिपीटेडली एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस परफॉर्म करने के कारण इसे कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन कहा जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन विच इज यूटिलाइज्ड मेनली टू एक्सट्रैक्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो एक्वियस सॉल्यूशन के फॉर्मेट में होंगे। वेलकम टू 3.5 chromatographic techniques. So this is another method for separation of compound or purification of compound known as chromatographic technique. Name of this technique came from Greek word chroma, means color. Reason, in 1903 Twist discovered this technique to separate different type of color compound which are found in plants. So different type of colored compound which was present in plant was separated by Twist in 1903, and that's why by color it means chroma and chromatographic, that by separating the different type of colors a graph is plot, and by studying the graph we just separate the substance or quantify कि कितने कितने क्वांटिटी में वो कंपाउंड्स प्रेजेंट है। अब क्रोमेटोग्राफी के अंदर दो फेज इन्वॉल्व रहेंगे, द वन सब्सटेंस विच इज स्टेशनरी फेज एंड अनदर वन इज मोबाइल फेज। सो स्टेशनरी फेज मीन्स विच इज स्टेबल, विच विल नॉट मूव, एंड मोबाइल फेज मीन्स अ फेज जहाँ पे मूवमेंट हो रही है। तो
पूरी असेंबली के अंदर का वो पार्ट जो मूव हो रहा है उसे हम मोबाइल फेस कहेंगे, और जो पार्ट स्टेबल है उसे स्टेशनरी फेस कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ध्यान देने वाला ये है कि ये जो टेक्निक है, it is based on the difference in the rate at which the component in the mixture moving through the stationary phase under the influence of mobile phase। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करिए। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक आपने से स्ट्रिप ली या एक कागज लिया है, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं इसे। तो ये जो कागज का टुकड़ा है ये हो गया आपका स्टेशनरी फेस। ओके, अब आप इंक लीजिए, रेड प्लस ब्लू, दो अलग अलग कलर की। तो ये रेड और ब्लू कलर की जो ये इंक रहेगी, जो कि कंपेयर टू दिस लिक्विड है, इसका एक ड्रॉप यहां डालिए। अब ये जो रेड और ब्लू कलर के पार्टिकल्स रहेंगे, ये पार्टिकल्स कुछ लिक्विड में मिक्स किए हुए हैं। तो ये जो लिक्विड वाला फेज है, इसके इन्फ्लुएंस में ये पार्टिकल जहां जहां पे ये लिक्विड जाएगा वहां वहां तक के ये पार्टिकल भी जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ जगह ऐसी आ जाएगी जहां ब्लू पार्टिकल बोलेगा कि नहीं, अब मुझसे चलना नहीं हो पा रहा है, तो मैं स्टेशनरी जो पार्ट है इसके ऊपर स्टिक हो जाता हूं, चिपक जाता हूं। वाइल रेड वाला या दूसरा जो बचा रहेगा, ये आगे उसकी जब तक की कैपेसिटी है तब तक के मूव करेगा। अब इस प्रोसेस से ये समझिए कि ये एक ऐसी टेक्निक है जहां पे डिफरेंस इन रेट एट विच कंपोनेंट इन द मिक्सचर, कौन से रेड पार्टिकल और ब्लू पार्टिकल का मिक्सचर है, तो ये किस पे से जाएंगे, स्टेशनरी फेज में से जाएंगे। और इन्हें यहां लेके जाने का काम कौन करेगा, मोबाइल फेज, जो लिक्विड होगा वो वाला। अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज व्हाट chromatographic technique is. Now chromatographic technique can be subdivided into two parts, that is 3.5.1 adsorption chromatography, दूसरा 3.5.2 partition chromatography। अब ये जो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, ये अगेन सब डिवाइड होता है टू पार्ट में। फर्स्ट वन इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड अनदर वन इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। सो वी विल सी व्हाट एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी 3.5.1 it deals with the phenomena of adsorption। सो यहाँ आपको बेसिक डिफरेंस समझना जरूरी है बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्ज है, तो ये जो स्पॉन्ज का टुकड़ा है, ये अगर आप पानी के ऊपर रखेंगे तो पानी के मॉलिक्यूल्स इसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो इसे कहेंगे एब्जॉर्प्शन। और एड्सॉर्प्शन का मतलब अगर सिर्फ सरफेस के ऊपर रहेगा तो एड्सॉर्प्शन कहलाएगा। जैसे मिट्टी जो रहेगी, ये मिट्टी के मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम ये सतह पे चिपक जाएंगे, तो उसे हम एड्सॉर्प्शन कहेंगे। सो इन एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी ये बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो अलग अलग लेवल से एड्सॉर्ब किए जा सकते हैं या जिनकी एफिनिटी ऑफ एड्सॉर्प्शन, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द एड्सॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंस डिफरेंट है। मतलब different solutes are absorbed at different extent on a stationary phase। तो stationary phase के रूप में जैसे आप यहाँ सिलिकॉन ले लीजिए या एल्यूमिना लीजिए, तो ये सेमी सॉलिड होता है, तो इसका पेस्ट बनाकर सबसे पहले तो ये इस ट्यूब में भर दीजिए। सो ये हो गया हमारा एड्सॉर्ब विच इज स्टेशनरी फेज, ये मूव नहीं होगा, मेनली एल्यूमिना ले सकते हैं। अब ये यहाँ से नीचे ना जाए, इसके लिए यहाँ पे नॉब लगा लीजिए और ग्लास वूल के साथ ग्लास वूल के ऊपर भरिए, ताकि ये जो भी मिक्सचर है कंपाउंड का ये और नीचे ना जाए, क्योंकि हमें ये कितनी क्वांटिटी है वो भी मेजर करनी है। अब से ए बी सी ये तीन सब्सटेंस अगर आपने यहाँ डाल दिए और इसके ऊपर फिर डाला है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या करेगा,
मोबिलिटी देगा ABC को। अब ये सॉल्वेंट की मदद से ABC के मॉलिक्यूल धीरे 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 ये जो स्टेशनरी फेज है यहाँ नीचे जाने की कोशिश करेंगे। अब इसमें से जिसकी एड्जॉर्प्शन की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, मतलब जो बहुत ही जल्दी एड्जॉर्ब हो सकता है, फॉर एग्जांपल इस केस में A की एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा है, तो A पहले ही चिपक गया स्टेशनरी फेज में। B और C की एड्जॉर्प्शन की जो एफिनिटी है, अट्रैक्शन है, वो कम है, तो इसीलिए B और C और नीचे जा रहे हैं। तो A जो कि जिसकी एड्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा है टूवर्ड्स स्टेशनरी फेज, ये ऊपर रहेगा। इसके कंपैरिजन में जिसका एड्जॉर्प्शन कम होता है वो थोड़ा नीचे आके B में चिपकेगा और C वाले सबसे नीचे आके सेपरेट हो जाएंगे। अब इन टुकड़ों को हम सेपरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कलर, और सेपरेट करके ये जो सॉल्वेंट है ये सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाता है। तो सिर्फ A, B और C ये 3.5.2 partition chromatography. So in partition chromatography, this was the another type of chromatography. Here the stationary phase and mobile phase both are liquids. इसका एग्जाम्पल है पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये आपने किया हुआ होगा ही, और जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया है वही पेपर क्रोमेटोग्राफी है। लेकिन इसमें जो पेपर यूज़ किया जाता है उसे वेटमैन पेपर 1 ऐसा कहते हैं। तो ये वेटमैन पेपर 1 ये नॉर्मल पेपर जैसे दिखता है उसी तरीके से है, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है आपको, जो स्टेशनरी फेज रहेगा ये इस पेपर के जो फाइबर्स रहेगी, इस फाइबर के अंदर फंसा हुआ जो पानी रहेगा वाटर, वो बिहेव करेगा। सो वाटर बिटवीन द फाइबर्स will act as a stationary phase. The substance which you want to differentiate is just like TLC, जो इसके पहले हमने देखा है। एक बेस लाइन बनाई है जो जिस सॉल्वेंट को मोबाइल फेज जो रहेगा उससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए, लगभग 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर की ये आपकी बेस लाइन होगी। ये यहाँ पे बेस लाइन है जहाँ तक कि ये सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट के 2 सेंटीमीटर ऊपर आपने एक लाइन तैयार की है जिसे हम बेस लाइन या स्टार्टिंग लाइन कहेंगे, और यहाँ पे स्पॉट दिए। धीरे धीरे ये सॉल्वेंट ऊपर जाते जाएगा और इस सॉल्वेंट की मदद से जो आपके ये मॉलिक्यूल्स है ये मॉलिक्यूल भी डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। नाउ अब कंपटीशन तैयार होगा ये जो मोबाइल फेज है उसमें और स्टेशनरी फेज में। तो मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज में जिस जगह पे ये पार्टिकल रुक गया वहाँ पे स्टेशनरी फेज हैव द एबिलिटी कि उसने उसको रोका है। ओके, मतलब वहाँ के वाटर के वो फाइबर के वाटर में ये ट्रैप हो चुका है। तो इस तरीके से आपको फाइनल रिजल्ट कुछ ये इस तरीके से दिखेगा। अगर ये कलर्ड है तो ओके, अगर अल्ट्रावायलेट है तो आयोडीन का आप यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर फ्लोरोसेंट अगर है तो अल्ट्रावायलेट लाइज के प्रेजेंस में देखिए, या तो फिर आप स्प्रे भी कर सकते हैं जैसे हमने इसके पहले देखा है इन TLC। तो जो ये डिफरेंट तरीके की स्टेजेस है पेपर क्रोमेटोग्राफी जो इसके पहले हो चुका है बिल्कुल सिमिलर वैसा है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या रहेगा कि स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज दोनों के दोनों लिक्विड में रहेंगे। नाउ चाहे इसके पहले की कोई भी क्रोमेटोग्राफी रहे, जैसे TLC रहे या पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जिसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी है, यहाँ पे कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू एक चीज़ आपको देखनी पड़ती है, रिटेंशन फैक्टर। कितना रिटेन करके रखने में कामयाब रहा है ये वाला मटेरियल और कितना छूट के गया है। तो ये पता करने के लिए एक फॉर्मूला है, द रिटेंशन फैक्टर इन दिस क्रोमेटोग्राफी इज गिवन बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट फ्रॉम बेस लाइन। तो जो बेस लाइन थी जहाँ पे आपने पहले फुल स्टॉप दिए थे, तो ये बेस लाइन से ये स्पॉट कितने ऊपर आया है, तो ये है सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो और आगे निकल जाएगा, जो मोबाइल है ये और आगे निकल जाएगा। जहाँ स्टेशनरी पार्ट आपके इस स्पॉट को रिटेन कर लेता है, डिवाइडेड बाय जहाँ पे आपका सॉल्वेंट रिटेन होता है, इसका रेशो, ये है रिटेंशन फैक्टर। सो रिटेंशन फैक्टर इज नथिंग बट फिर ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सो x डिवाइडेड बाय y इस केस में।
सो दिस इज रिटेंशन फैक्टर, इस पे क्वेश्चन आते हैं और ये प्रैक्टिकल वाला भी पार्ट है। दिस कंप्लीट चैप्टर में आधी चीज़ें खास करके पेपर क्रोमेटोग्राफी ये प्रैक्टिकल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। सो होप सो यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू वेरी वेरी मच।